My dear students, today we discuss new topic solution। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन क्या होता है। ये वीडियो आपके लिए इन फ्यूचर के लिए काफी अट्रैक्टिव होने वाला है। इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे और हमें लाइक सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को शेयर करेंगे ताकि हमारी पोटेंशियल इंक्रीज हो और हम आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर सके। तो चलते हैं, हम समझते हैं सॉल्यूशन किसे कहेंगे। सॉल्यूशन ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन। अब यहाँ पे टर्म आया होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? थ्रू आउट, यानी ऐसा सॉल्यूशन किसे कहोगे जो थ्रू आउट जिसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो, वो होमोजेनियस कहलाता है। अब सॉल्यूशन में हमने कहा कि सॉल्यूशन टू और मोर देन टू कंपोनेंट है। बिल्कुल, अगर टू कंपोनेंट है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बाइनरी कहेंगे, दो से ज्यादा है उसको टर्नरी कहेंगे, तीन से ज्यादा है क्वार्टरनरी कहेंगे। ये हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन में किस तरीके से हमने मिक्स किया हुआ है। अब अगर सॉल्यूशन अगर हमारा बाइनरी है तो उसमें जो माइनर क्वांटिटी है वो सॉल्यूट कहलाएगा और जो मेजर क्वांटिटी है वो सॉल्वेंट कहलाएगा। ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। अब हम देखेंगे कि कई बार हमसे पूछा जाता है कि नॉन सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो नॉन सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसका कंसंट्रेशन वी नोन, जिसका कंसंट्रेशन हमें मालूम है, वो हमारे लिए नॉन सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन अननोन सॉल्यूशन किसे कहेंगे? तो अननोन सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहेंगे जिसका कंसंट्रेशन हमें मालूम नहीं है। अब जो सॉल्यूशन होगा फेज के आधार पे, जो मैटर का जो टाइप है सॉलिड लिक्विड गैस, उस आधार पे किस प्रकार का हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, उस आधार पे इसको हम तीन फेज में बांटते हैं: गैसियस फेज सॉल्यूशन, लिक्विड फेज सॉल्यूशन, सॉलिड फेज सॉल्यूशन। अगर गैसियस फेज सॉल्यूशन है तो वहां पे सॉल्वेंट क्या रहेगा? गैस रहेगा। और सॉल्यूट क्या रहेंगे? तीनों हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। लिक्विड फेज सॉल्यूशन है तो वहां सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा। सॉल्यूट क्या होगा? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। गैसियस फेज सॉल्यूशन है तो वहां सॉल्वेंट का रोल कौन अदा करेगा? गैस अदा करेगा। और वहां सॉल्यूट कौन होगा? गैस भी हो सकता है, सॉल्यूट के ये लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। इस टाइप से अगर देखें तो 3 into 3 दैट इज 9 टाइप के वेरियस सॉल्यूशन होंगे। फेज के आधार पे 3 टाइप के होंगे। फेज के आधार पे कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के होंगे: गैसियस फेज, लिक्विड फेज और सॉलिड फेज। हमारे लिए आज का टॉपिक है कि जो सॉल्यूशन है उसके कंसंट्रेशन को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। पहले हम समझें कंसंट्रेशन होता क्या है और कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के क्या क्या तरीके हम यूज कर सकते हैं। तो इन योर मेंशन सिलेबस जो वेरियस मेथड जिसको हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसमें हम सबसे पहले यूज कर रहे हैं, एक होता है हमारा परसेंटेज बाय मास। इस परसेंटेज बाय मास को हम W/W भी कहेंगे इन शॉर्ट में। क्या इसकी डेफिनेशन होगी? द वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी है वो कहलाएगा हमारा परसेंटेज बाय मास। अब इस परसेंटेज बाय मास को अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो निश्चित है कि परसेंटेज बाय मास ये बराबर होगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का हमारा फार्मूला होता है ऑक्टेन अपॉन टोटल इनटू 100। अब मान लो यहां पे टर्म दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमको न्यूमेरिकल दिया जाए, सपोज दैट हमको दे दिया गया कि 2 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व इन
18 ग्राम वाटर, व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास? निश्चित है कि 2 ग्राम आपका सॉल्यूट हो गया, 18 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो गया। कैसे निकालेंगे परसेंटेज? तो परसेंटेज बाय मास इक्वल टू 2/2 प्लस 18 करेंगे और इंटू 100 करेंगे। क्लियर? लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर वो कहे कि 2 ग्राम साल्ट प्रेजेंट इन, अगर यहां हमको बोले कि प्रेजेंट इन 18 ग्राम वाटर की जगह वो सोल्यूशन अगर बोले प्रेजेंट इन 18 ग्राम सोल्यूशन, तो फिर हमारा फार्मूला जो कैलकुलेट करेंगे वो ये होगा 2/18 इंटू 100। अब यहाँ 18 में 2 नहीं ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो बोल चुका है कि 18 ग्राम सोल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी 2 ग्राम प्रेजेंट है। तो जिस तरीके का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाए उस तरीके का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमारे न्यूमेरिकल में दोनों अलग अलग दे रहा है तो हम दोनों को अलग अलग यूज करेंगे और तब हम परसेंटेज अलग अलग यूज करके उसको प्लस करके परसेंटेज निकालेंगे। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में ये दे रहा है कि सॉल्यूट सॉल्यूशन में मौजूद है, तो जो सॉल्यूशन की क्वांटिटी दे रहा है केवल वही लिखेंगे, वहां पे आपको सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है वो ऐड करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड चलते हैं हम लोग। अगला तरीका हमारा क्या होगा? तो अगला हम लोगों का जो तरीका है वो है परसेंटेज बाय मास की जगह हम यूज करेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय मास की जगह लिखेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और इसे हम V बाय V टाइप भी करते हैं। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो कहेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 वॉल्यूम या 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। और इसको कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल वही परसेंटेज बाय V बाय V ये बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब आप यहां देख रहे हो कि यहां पे लिखा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हमको न्यूमेरिकल दिया जाए, जैसे मान हमको दे रहा है न्यूमेरिकल कि 20 ml CH3OL that is methyl alcohol dissolve in 180 ml water, what is percentage by volume? तो हमको मालूम है कि 20 ml है तो 20 अपॉन 20 और 180 है तो 20 प्लस 180 इंटू 100, ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को दिया जाए कि 20 ml मेथिल अल्कोहल डिजॉल्व या प्रेजेंट इन, अब यहाँ अगर डिजॉल्व की जगह वो लिख रहा है कि प्रेजेंट इन 180 ml सॉल्यूशन, तो फिर हमारा न्यूमेरिकल का पैटर्न बदल जाएगा। यहाँ पे रहेगा 20 और यहाँ पे सिर्फ 180 रहेगा इंटू 100। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 180 ml सॉल्यूशन है और उस 180 में 20 ml अल्कोहल प्रेजेंट है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमें क्वांटिटी ml में दी जाए और उससे हमको परसेंटेज बाई मास निकालना पड़े, तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लो अगर हमको देता है कि 20% KI सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, मान लो अगर हमको वॉल्यूम दे रहा है और
और इस वॉल्यूम को जब तक हम मास में कन्वर्ट नहीं करेंगे परसेंटेज बाय मास नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको फार्मूला याद रखना है कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास निकालना है तो मास, अगर वो वॉल्यूम दे रहा है तो मास इक्वल टू हो जाएगा d इंटू v, और अगर हमसे v पूछ रहा है तो v इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन v। अगर v यूज करना है तो ये हो जाएगा मास अपॉन v, t दैट इज डेंसिटी। तो ये आप दिमाग में रखेंगे। इसके सहायता से अगर हमको वॉल्यूम दे रहा है, परसेंटेज बाय मास निकालना हो तो उस वॉल्यूम को हम मास में कन्वर्ट कर लेंगे पहले डेंसिटी उपयोग करके, और तब हम परसेंटेज बाय मास निकालेंगे। या अगर मास दे रहा है और हमसे परसेंटेज बाय वॉल्यूम पूछ रहा है तो उस गिवन मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे और तब परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालेंगे। इसके लिए हमको उस न्यूमेरिकल में डेंसिटी दी जाएगी, और इस तरीके से डेंसिटी की सहायता से ही हम जो है मास को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये याद रखेंगे कि वाटर के लिए, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1.0 होती है, तो वाटर के लिए मास और वॉल्यूम दोनों इक्वल होता है। अगर हम बोलेंगे 100 ml वाटर तो वो 100 ग्राम वाटर ही उसको बोल सकते हैं। ओके, हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला जो मेथड है कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने का, वो है मोलेरिटी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, मोलेरिटी क्या होती है। तो मोलेरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलेरिटी। हमने क्या कहा? द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन is known as molarity. That is molarity M is equal to mole of solute upon volume in liter। तो फिर हमारी यूनिट क्या बनेगी? निश्चित है कि इसका अगर यूनिट देखेंगे तो यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। अब हमको न्यूमेरिकल करना है तो इसको एक्सपांड कर देंगे तो यह इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ आपने लिखा है मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया? मोल ऑफ सॉल्यूट का मतलब हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ जो वॉल्यूम में लीटर है, तो अगर वॉल्यूम ml में होगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो निश्चित है कि ml डिवाइडेड बाय 1000 करोगे 1000 ऊपर आ जाएगा और नीचे हो जाएगा v, और ये रहेगा ml में। v इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। साथ में इसको अमान हमको अगर न्यूमेरिकल देता है, अगर हमको बोलता है कि 4 ग्राम NaOH dissolve in 160, या आप ऐसा करो इसको 250 ग्राम वाटर, कैलकुलेट इट्स मोलेरिटी। 4 ग्राम NaOH dissolved in 250 ग्राम वाटर, कैलकुलेट इट्स मोलेरिटी। तो हम कैसे निकालेंगे? निश्चित है कि मोलेरिटी M इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रहा है? 4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। NaOH का मोलर मास निकालेंगे। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल आपका 40 हो गया। यहाँ लिख देंगे 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 250 कर देंगे। 250 4 जा 1000 होता है और 4 10 जा, तो 4/10 का मतलब हो गया 0.4 m। और हम ये भी याद रखेंगे कि अगर हमारी मोलेरिटी 1 m आती है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम
मोलर सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? मोलर सॉल्यूशन। अगर हमारी मोलरिटी 0.1 आती है तो ऐसे सॉल्यूशन को देसी मोलर सॉल्यूशन कहेंगे। 0.01 आता है तो सेंटी मोलर सॉल्यूशन कहेंगे। ये मोलरिटी के आधार पर हम उसको अलग अलग नाम देंगे। और हमने बताया आपको कि मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। ये जो मेथड है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि मोलरिटी की जो एक्चुअल डिफिनेशन अगर हम दे सकते हैं तो कहेंगे द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो अब हम लोग चलते हैं अगले मेथड पे। अगला हम लोग का है मोलैलिटी। दोनों काफी हद तक सिमिलर है, बिल्कुल अंतर है कि अगर हम सॉल्वेंट को केजी में लेते हैं, लीटर की जगह केजी में लेते हैं। जैसे मान लो अगर हमने इसको कहा मोलैलिटी, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। क्या होगा मोलैलिटी की डिफिनेशन? तो हमारी डिफिनेशन होगी द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैलिटी। और मोलैलिटी m ये बराबर आपका होगा मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। तो फिर इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? मोल इंटू केजी इनवर्स। अब इसको जरा हम एक्सपांड करेंगे तो m हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, अगर मान लो हमारा सॉल्यूशन अगर ग्राम में है तो निश्चित है कि अगर ग्राम में होगा तो ऐसी स्थिति में आपको 1000 डिवाइड करना पड़ेगा ताकि केजी में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ लिखेंगे 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम ग्राम लिखेंगे, ग्राम में। अगर सॉल्वेंट ग्राम में है तो फिर हम उसको 1000 यूज करेंगे। एक मेथड देखते हैं। अगर मान लो कि हमको अगर बोल देता है कि 6.3 ग्राम HNO3 को अगर हमने 500 ml वाटर में डिसॉल्व किया तो इसकी मोलैलिटी क्या होगी? तो अब निश्चित है कि मोलैलिटी के लिए हमको हमने क्या कहा कि वाटर के लिए ml और ग्राम दोनों सेम होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1.0 होती है, तो इसको हम ग्राम भी कह सकते हैं। और अब अगर इसकी मोलैलिटी निकालते हैं तो m इक्वल टू 6.3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। HNO3 का मोलर मास निकालेंगे +1 +14 +48 और ये आपका 63 हो जाएगा। 63 into 1000 अपॉन 500, ये आपका हो गया 2, ये हो जाएगा 10, 2 अपॉन 10 का मतलब 0.2 m। अब यहाँ भी अगर हमारी मोलैलिटी 1 आती है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे मोलर सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? मोलर सॉल्यूशन। अगर 0.1 आती है तो इसको कहेंगे देसी मोलर सॉल्यूशन। 0.01 आता है तो इसे कहेंगे सेंटी मोलर सॉल्यूशन। अब हम देखें कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको एक ही क्वेश्चन अगर दे दे और उसमें मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों हमको अगर फाइंड आउट करने के लिए दे तो फिर हम क्या करेंगे? तो हमने कहा कि ऐसी स्थिति में आपको उस इक्वेशन में डेंसिटी जरूर दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है? हमको ये देखना है, जैसे मान लो अगर हमको कह दिया कि 20% KI सॉल्यूशन, 20% KI सॉल्यूशन
हैविंग डेंसिटी, हमने कहा कि डेंसिटी जरूर दी जाएगी, हैविंग डेंसिटी 1.202 ग्राम CM3, कैलकुलेट इट्स मोलेलिटी एंड मोलेरिटी आपको निकालना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखें क्या क्या दिया हुआ है गिवन। ये हमारे न्यूमेरिकल करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि आपको सबसे पहले गिवन लिखना है। 20% क्या है सॉल्यूशन, अभी हमने परसेंटेज बाय मास में पढ़ा है। 20% का मतलब 20 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज आप 100 ग्राम में मेजर करेंगे तो 20 कहोगे कि वेट ऑफ KI 20%, दैट इज 20 ग्राम। अगर KI 20% है 20 ग्राम है तो यहां लिखोगे वेट ऑफ सॉल्वेंट 80%, दैट इज 80 ग्राम। अब आप मोलर मास निकालोगे तो मोलर मास ऑफ KI इक्वल टू, जिसका आपका 39 होता है, ये आपका 127 होता है एवरेज, जोड़ोगे तो 166 आएगा इसका मोलर मास। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। निश्चित है सबसे पहले अगर हम मोलेलिटी निकालते हैं तो मोलेलिटी हमारा क्या हो जाएगा, वेट एब्सोल्यूट, यहाँ आएगा वेट एब्सोल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। पहले हम पुट करेंगे, वेट एब्सोल्यूट आपका कितना दिया हुआ है 20, मोलर मास कितना आ गया 166 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 80। अगर ये हल कर लेंगे तो हमारी मोलेरिटी आ गई। अब इसी को कंपेयर करते हैं मोलेरिटी से, हमको अब निकालना है मोलेरिटी। तो मोलेरिटी के लिए हमारा फार्मूला क्या है, वेट एब्सोल्यूट, शायद आपको दिखेगा, इसको मिटाते हैं। मोलेरिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो मोलेरिटी M इक्वल टू आपका क्या होगा, यहां हो जाएगा वेट एब्सोल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किसमें रहेगा ml में रहेगा। निश्चित है कि वेट एब्सोल्यूट तो हमको मालूम है 20 है, मोलर मास अभी हमने निकाला है 166 है 1000, लेकिन V कितना है, हमको कह रहा है कि सॉल्यूशन 100 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम और डेंसिटी दिया हुआ है 1.202, तो फिर V क्या होगा M/D। M/D अगर करते हो तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 1.202, ये आएगा लगभग 83.2 ml। तो अब अगर इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो मोलेरिटी निकल जाएगी। तो हमने कहा कि अगर एक ही क्वेश्चन में हमको दे रहा है और मोलेरिटी दोनों निकालना हो तो ऐसे न्यूमेरिकल में डेंसिटी देगा और हम डेंसिटी यूज करके मोलेरिटी और मोलेरिटी दोनों निकाल सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं अगले मेथड पे। अगला हमारा मेथड है नॉर्मेलिटी, जिसको हम कहते हैं नॉर्मेलिटी, डिनोट करते हैं कैपिटल N से। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने का। नॉर्मेलिटी के केस में हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और हम सीखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो अगर हम देखें
नॉर्मेलिटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मेलिटी जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, क्या डिफिनेशन देंगे? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर इज नोन एज नॉर्मेलिटी। निश्चित है कि आपने कहा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन लीटर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, लीटर इनवर्स हो जाएगा। अब इसको अगर एक्सपांड करते हैं तो यह इक्वल हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, हम मोलरिटी में और मोलरिटी में यहाँ मोलर मास लिख रहे थे, लेकिन यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन भी, ये ml में होगा। अब हमारे सामने क्वेश्चन आ गया कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो अब याद रखोगे, ट्रिक मेथड आपको समझा रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड अगर निकालना होगा, कैसे निकालेंगे? मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ एच। हम उसका मोलर मास निकालेंगे और जितने एच है उसे डिवाइड करेंगे। जैसे आपको कोई कहेगा कि HCl का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो H का 1, इसका 35.5 हो गया 36.5 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, क्योंकि एक H है। हमसे बोलेगा कि H2SO4 का क्या होगा, तो H2SO4 के केस में हम देखेंगे कि 2 H है, तो +2 + 32 + 64, ये आपका हो गया 98 मोलर मास, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे क्योंकि 2 H है, तो 49 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। अगर एसिड है तो बेस है तो सेम मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH। अगर NaOH है तो मोलर मास डिवाइडेड बाय 1 करोगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 करोगे बिकॉज़ दे कंटेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। साल्ट है तो मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चार्ज, कितना उसके ऊपर चार्ज है, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे तरीके हैं इक्विवेलेंट वेट निकालने के। अब हम देखें कि अगर हमको क्वेश्चन देगा तो हम कैसे इस क्वेश्चन को पुट करेंगे और कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले जरा इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल हल करते हैं। हम 2 न्यूमेरिकल इस पर कर रहे हैं। स्मॉल अगर बोले कि 4 ग्राम NaOH को अगर हम 500 ml में वाटर में डाल रहे हैं तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? तो हम देखो 4 ग्राम NaOH, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू 4 अपॉन मोलर मास इसका हो जाएगा 23 और 24 और 16 40 क्योंकि एक OH है तो 40 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ आ जाएगा 40, ये आपका हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 500, ये आपका आ गया 2, ये आ गया 10, 2/10 का मतलब होगा 0.2 n। और यहाँ भी अगर हमारा n 1 आता है तो ऐसे सोल्यूशन को कहेंगे नॉर्मल सोल्यूशन। अगर हमारा 0.1 n आता है तो इसको कहेंगे बेसिक सोल्यूशन, और अगर 0.01 n आता है तो इसको कहेंगे सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन। अब मान लो अगर हमको कहे कि अगर कहता है कि 4.9 ग्राम
H2SO4 को 400 ml वाटर में डाला गया, इसकी नॉर्मेलिटी निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे? नॉर्मेलिटी इक्वल टू 4.9 डिवाइडेड बाई H2SO4 का मोलर मास निकालेंगे, कितना हो जाएगा? +2 +32 +64, ये आपका हो गया 98 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे क्योंकि 2h है, तो ये आ जाएगा 49 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 400। इसको हल कर लेंगे, 2 जीरो से कट गया, ये आपका आ गया 10 से 10 कट गया, आ गया 1/4 1/4 का मतलब 0.25 इज द आंसर। क्लियर? अब कभी कभी हमको पूछेगा, मोलरिटी देगा और हमको कहेगा कि इस मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में कैलकुलेट करो, या नॉर्मेलिटी देगा कहेगा कि इसको मोलरिटी में बदल दो। तो हमको मालूम है कि मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या रिलेशन है? तो आप रिलेशन को नोट आउट करोगे। अगर हमको देखें तो मोलरिटी ये बराबर होगा नॉर्मेलिटी इनटू, यहाँ पे लिखोगे इक्विवेलेंट वेट एब्सोल्यूट जो भी मटेरियल है अपॉन मोलर मास। ये रिलेशन होगा मोलरिटी और नॉर्मेलिटी का। या अगर हमको मोलरिटी देता है, नॉर्मेलिटी पूछता है, तो हम कहेंगे कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी, और इसको हम जस्ट अपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा मोलर मास एब्सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट एब्सोल्यूट। तो ये दोनों फार्मूले आपको बहुत कायदे से याद रखना है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मान लो एग्जाम में इस बार का जो एग्जाम है उसमें एमसीक्यू आ रहा है, तो एमसीक्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करना हो या मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना हो, तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। चलते हैं हम लोग अगले मेथड पे। अगला हम लोग का मेथड है मोल फ्रैक्शन। यानी मोल फ्रैक्शन क्या होता है और मोल फ्रैक्शन की सहायता से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कंसंट्रेशन को। तो अगला हमारा मेथड होने वाला है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम मोल फ्रैक्शन को यक्स से डिनोट करते हैं। मान लो दो कंपोनेंट हैं ए और बी, तो एक्चुअल मोल फ्रैक्शन की डिफिनेशन क्या होगी? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, या कहोगे कि द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। जैसे अगर ए और बी दोनों को मिलाया गया है, मान लो इसका मोल है Na और इसका मोल है Nb, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ Xa इक्वल टू आपका हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb, और मोल फ्रैक्शन Xb ये बराबर हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। आपका न्यूमेरिकल सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए आपको देखना होगा कि Xa प्लस Xb ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू आप निकाल रहे हो और फ्रैक्शनल हमेशा 1 आएगा अगर दोनों को ऐड करेंगे तो। अब क्वेश्चन मार्क किया गया कि Na और Nb कैसे निकालेंगे? तो Na इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ A बटे मोलर मास ऑफ A, और Nb क्या हो जाएगा? सेम वेट ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B। अब हम एक न्यूमेरिकल इस पे देखते हैं। मान लो अगर हमको दे रहा है कि एक न्यूमेरिकल के द्वारा इसको हम अपनी बातों को समझते हैं। मान लो हमको दिया है कि 46 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, 46 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, इस्तेमाल उसका मोलर फार्मूला आपका होगा C2H6O2, dissolve in 90 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। तो हमको करना क्या है? ये 46 ग्राम है, तो हम यहाँ लिखेंगे NC2H6O2 इक्वल टू, निश्चित 46 है तो यहाँ लिखेंगे 46 डिवाइडेड बाय मोलर मास निकालेंगे। कार्बन 2 है तो 12 24 हो गया, और ये आपका हो गया 24 और 6
30 और ये आपका हो गया C2H6O, ये आपका हो गया 16, तो मोलर मास आपका आ गया 46। कहेगा कि एथिलीन ग्लाइकॉल या C2H6O 46 ग्राम को 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया है, मोल फ्रैक्शन निकालो। तो NC2H6O इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाय 46। C2H6O क्या है? तो ये है एथिल अल्कोहल जिसका फार्मूला होगा CH3CH2OH। तो NC2H6O दैट इज 46/46 कितना आ गया? 1 मोल आ गया। अब हम वाटर का निकालेंगे तो उसके लिए लिखेंगे NH2O, ये बराबर हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास 18 होता है, ये आपका 5 मोल आ गया। अब हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो NC2H6O दैट इज C2H5OH इक्वल टू NC2H6O अपॉन NC2H6O प्लस NH2O। क्या करेंगे? निश्चित इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 1 प्लस 5 दैट इज 1/6 मोल फ्रैक्शन हो गया। अगर वहीं NH2O को निकालना होगा तो जस्ट क्या कर देंगे? NH2O अपॉन NC2H6O प्लस NH2O और ये आपका हो जाएगा 5/6 मोल। तो इस तरीके से अगर हम मोल फ्रैक्शन देखें तो मोल फ्रैक्शन में सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद उसका फ्रैक्शनल निकालना है और तब जो है हमारा वो मोल फ्रैक्शन न्यूमेरिकल क्लियर होगा। अब हम चलते हैं लास्ट मेथड। लास्ट में होता है पीपीएम, जिसको कहते हैं पार्ट पर मिलियन। पीपीएम हम यूज करते हैं ऐसे सॉल्यूशन में जहां सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट बहुत ही कम है तो ऐसी स्थिति में हम पीपीएम यूज करते हैं और पीपीएम को हम पूरा बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। ये हमारा होता है पीपीएम। पीपीएम को जनरली हम डिफाइन करते हैं द पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन 10 मिलियन ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज पीपीएम। कैसे निकालते हैं? तो पीपीएम इक्वल टू आपका हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10 टू पावर 6। 10 टू पावर 6 का मतलब आपका हो गया 10 लाख, जिसको आप मिलियन कहेंगे। और इस तरीके से ये जो पीपीएम का तरीका है ये उन सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे जहां सॉल्यूट की मात्रा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट बहुत ही कम है, माइन्यूट है, तो वहां परसेंटेज न निकालते हुए वहां हम पीपीएम यूज करेंगे। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने देखा कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के हमारे तरीके क्या होते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा अगला टॉपिक होगा इससे रिलेटेड लेसन हमारा सॉल्यूशन है। तो ये जो है अब हम इसके आगे का जो पढ़ेंगे कि जो सॉल्यूशन है उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से समझते क्या है। ओके, थैंक्स।